चलिए स्टार्ट करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो इसका स्टेटमेंट क्या है बेटा? सबसे पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट देखते हैं। तो दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज immersed, this principle states that when a body is partially or fully immersed in a liquid, then the weight of the body, then the buoyancy force, क्या लिखें? Then the apparent loss in weight, then the apparent loss स्पेलिंग भूल जाता हूँ। अपेरेंट की स्पेलिंग क्या होती है? TARENT होता है बेटा। apparent loss in weight of the body is equal to the weight of displaced liquid dig, then the apparent लिखा हुआ बेटा। apparent का मतलब होता है महसूस होने वाला, जो दिखाई देने वाला, प्रतीत होने वाला, रियल में होता ना हो बट ऐसा लगता हो कि ये होगा, उसको कहते हैं apparent। ठीक है, तो क्या हो गया भाई कि अगर आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी किसी लिक्विड में डुबाई जाए, इमर्ज्ड का मतलब डुबाना, तो अगर कोई बॉडी किसी लिक्विड में डुबाई जाती है विच इज पार्शियली और फुली, पार्शियली का मतलब होता है आंशिक रूप से, यानी कुछ पार्ट डूबा हो कुछ पार्ट बाहर निकला हुआ हो, और या फिर फुली इमर्ज कर दिया जाए, यानी फुली इमर्ज्ड का मतलब टोटली उसको डुबा दिया जाए, पूरे पानी में अंदर तक चला जाए। तो चाहे वो बॉडी पार्शियली इमर्ज्ड हो या फिर फुली इमर्ज्ड हो किसी भी लिक्विड में, तो बॉडी का जो अपीयरेंट लॉस इन वेट होगा, यानी उसका वेट जितना कम होता हुआ दिखाई देगा, जितना कम महसूस होगा, कितना कम महसूस होगा, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। भाई वो पार्टिकल, वो बॉडी जब लिक्विड में जाएगा तो लिक्विड के जो स्पेस को कवर करेगा, स्पेस को कवर करेगा तो लिक्विड को डिस्प्लेस भी करेगा। लिक्विड के अंदर के स्पेस को अगर कवर कर लेगा, ढक देगा, तो जाहिर सी बात है उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा। तो जो लॉस इन वेट होगा वो किसके बराबर होगा? जो जितना लिक्विड उसका डिस्प्लेस किया होगा, उस बॉडी ने जितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया होगा उसके वेट के बराबर होगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट देख लीजिए आप लोग, अभी हम जब समझाएंगे तो फिर आपको स्टेटमेंट क्लियर हो पाएगा। थोड़ा सा भी मैं डायग्राम के थ्रू और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको जब समझाऊंगा तो आप कहोगे जी सर आपने जो कहा था बिल्कुल सही, स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको रफ करें और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ये जो स्टेटमेंट है इसका मीनिंग क्या है, क्या ये कहना चाह रहे हैं। तो जब तक आप उसको एप्लीकेबल नहीं करेंगे, हम समझाएंगे नहीं, तब तक ये स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आएगा। आ जाएगा, शायद आ जाए, बट ये मुश्किल है वैसे। ठीक है, तो हमने क्या लिख लिया? स्टेटमेंट हमने लिख लिया
This principle states that when a body is partially or fully immersed in a liquid, then then the apparent loss in weight of the body is equal to the weight of displaced liquid. जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसके अपीरेंट लॉस जो होगा वो उसके बराबर होगा, है ना। चलिए रफ करें। चलिए देखिएगा कैसे आर्किमिडीज ने इसको कह दिया, क्या कहा, इसको समझने की कोशिश करिए। और इसी में हम बायनेंसी भी पढ़ेंगे, बायनेंसी का फॉर्मूला भी इसी टॉपिक से हम लोग निकालेंगे, बायनेंसी का फॉर्मूला भी यहीं से निकलेगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें हम पानी भरने वाले हैं। इस कंटेनर में एक यहाँ पर छेद है थोड़ा सा, और यहाँ पर क्या लगी हुई है, एक नली लगी हुई है ऐसे, जहां से पानी बाहर आ सकता है। दिख रहा है, समझ में आ रहा होगा डायग्राम। इसके बाद हमने क्या किया, इसमें पानी फिल कर लिया, यहां तक पानी फिल कर लिया, यहां तक हमने क्या कर लिया, पानी फिल कर लिया, पूरा लिक्विड से भर दिया इसको। क्योंकि अब यहां से पानी भरेंगे, जैसे ही पानी और आप डालोगे तो ये क्या होगा, यहां से बाहर निकल आएगा, निकल आएगा ना। इसके बाद हमने क्या कर लिया, यहां पर एक कंटेनर लगा दिया, यहां पर एक कंटेनर लगा दिया छोटा सा, इतना बड़ा कंटेनर हमने यहां रख लिया। अब क्या किया, एक पत्थर लिया, एक पत्थर को रस्सी से बांध दिया, एक पत्थर को हमने ले लिया और किससे बांध दिया, उसको रस्सी से बांध देते हैं। पत्थर को हमने किससे बांधा बेटा, रस्सी से बांध दिया। जब पत्थर को रस्सी से बांध करके इस पानी के अंदर डुबाया गया, धीरे धीरे उस रस्सी को छोड़ते छोड़ते उस पानी के अंदर डुबाया गया, तो आप ये बताइए क्या पानी कुछ बाहर आएगा, क्यों आएगा, पानी बाहर क्यों आ रहा है, क्योंकि पत्थर जो है, ये पत्थर जो है, जो हम लोगों ने पत्थर लिया, ये क्या करेगा, लिक्विड के अंदर जगह घेरेगा, लिक्विड के अंदर क्या करेगा, स्पेस लेगा, और स्पेस लेगा तो पानी को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, पानी को क्या करेगा, हटाएगा ना, डिस्प्लेस करेगा। तो बताइए अगर हम इसको आधा डुबाएंगे तो इसमें पानी ज्यादा आएगा, या पूरा डुबा देंगे तब इसमें पानी ज्यादा आएगा, या दोनों में बराबर रहेगा। मतलब इसको आधा डुबाएं, आधा डुबाएंगे तब भी पानी उतना ही रहे इसमें जाएगा, और पूरा डुबा देंगे तब भी इतना ही जाएगा, पक्का। बेटा जब ये आधा डूबेगा, ये आधा डूबेगा, सोचो ये डस्टर को मान लो ये ब्लॉक है जिसको हमने रस्सी से बांधा है। अगर ये यहाँ पर है तो पानी बिल्कुल नहीं आएगा बाहर, जैसे ये आधा चला जाएगा तो पानी कुछ बाहर आएगा ना, क्योंकि इसका इतना एरिया कवर कर लिया, इसने लिक्विड के अंदर का इतना एरिया घेर लिया, आधा एरिया। उसके बाद जब ये पूरा चला जाएगा तो इसने पूरा एरिया घेरा ना, तो पानी ज्यादा बाहर आएगा ना बेटा। जितना ज्यादा ये अंदर जाता चला जाएगा उतना ज्यादा पानी बाहर आता चला जाएगा, है ना। तो पानी बाहर आ गया, हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया उसको, हमने क्या कर लिया, इसको यहाँ पर स्टोर कर लिया। अब हमने क्या किया, इसका वेट, ये जो ब्लॉक था, जो ईंट था, इसका वेट हमने पहले मेजर किया था। कब मेजर किया था, जब ये अंदर पानी के अंदर नहीं डाला गया था, तब हमने इसका वेट मेजर किया हुआ था, यानी वेट इन एयर, एयर में हमने इसका वेट मेजर किया था। किसमें, एयर में, वेट इन एयर। और जब पानी में मेजर करते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग ये जानते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी में चला जाता है तो उसका वेट हल्का हो जाता है ना। तो वेट इन लिक्विड, वेट इन
लिक्विड के अंदर हमने वेट मेजर कर लिया भाई, लिक्विड के अंदर हमने वेट मेजर कर लिया और लिक्विड के बाहर डालने से पहले हमने वेट मेजर किया था। तो पहले इतना वेट था, अब इतना वेट हो गया, तो यही तो लॉस होगा, लॉस इन वेट। वेट में कितना लॉस को हम कैसे निकालेंगे, वेट में कितना लॉस हुआ हम कैसे निकालेंगे, हम ऐसे तो निकालेंगे, पहले हवा में वेट मेजर कर लेंगे, फिर पानी में डालने के बाद वेट मेजर कर लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, हमें ये पता चल जाएगा कि वेट में इतना लॉस हुआ है। बिल्कुल सही बात है। अब आर्किमिडीज ने क्या किया, आर्किमिडीज ने ये देखा कि अगर हम किसी बॉडी का वेट कहाँ निकाल रहे थे, एयर में, मतलब लिक्विड में डालने से पहले, लिक्विड में डालने के बाद और दोनों को माइनस किया तो हमें लॉस इन वेट मिल गया, वेट में कितना लॉस हुआ ये उनको मिल गया। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो पानी डिस्प्लेस हुआ था, ये पानी क्या है, डिस्प्लेस्ड ही तो है, ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड ही तो है। इन्होंने क्या किया, इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का भी वेट फाइंड किया, इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का भी वेट फाइंड किया और उन्होंने ये देखा कि लॉस, जितना वेट में लॉस हुआ था वो किसके बराबर था, ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट है इसके बराबर पाया उन्होंने। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट उन्हें मिल गया। तो वो किसके बराबर हो गया, लॉस इन वेट के बराबर हो गया, वेट में इतना लॉस हुआ। और ये जो लॉस होता है बेटा, इसी को हम कहते हैं अपथ्रस्ट। लॉस इन वेट का मतलब होता है अपथ्रस्ट। कैसे सर, आपने कैसे कह दिया कि लॉस इन वेट का मतलब ही अपथ्रस्ट होता है? देखिएगा बेटा, मान लीजिए ये ब्लॉक था, ब्लॉक बाहर था, ये बाहर रखा हुआ है, अभी इसका वेट किस डायरेक्शन में काम करेगा बेटा, नीचे की डायरेक्शन में काम करेगा। इसका वेट W, हम मान लेते हैं इसका वेट कितना है, W है, W इसका वेट है एयर में, हवा में, ठीक है। अब पानी में इसका वेट कितना हो गया है, मान लेते हैं कुछ कम हो गया है, कितना हो गया है, W डैश हो गया है। अब इसका वेट पानी में कितना हो गया है, W डैश हो गया है। पहले इसका वेट कितना था बेटा, W था, अब कितना हो गया, W डैश हो गया। तो कितना लॉस हुआ, लॉस हुआ सर W माइनस W डैश, यानी इसमें से इतना घट गया। इतना क्यों घट गया, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होगा। भाई अगर हम किसी चीज को पकड़े हुए हैं, किसी चीज को पकड़े हैं तो नीचे की तरफ उसको अर्थ अपनी फोर्स से खींच रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स से, जिसकी वजह से उसका वेट है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो वेट ना होता। अगर कोई इंसान नीचे से आकर के उसको ऊपर पुश करने लगे तो ऑब्जेक्ट हमें हल्का समझ में आने लगता है। बात सही है। पहले हम किसी चीज को पकड़ के रखे थे, डोरी से बांध करके किसी को रखे, लटका रखे हैं, तो हमें वेट ज्यादा महसूस होगा। लेकिन कोई नीचे से अगर पुल करने लगे, ऊपर की तरफ आपको धक्का दे दे, वो बॉडी को ऊपर की तरफ ऐसे फोर्स से धक्का दे दे, तो आपको बॉडी क्या होगी, हल्की महसूस होगी। यानी वेट में क्या होगा, लॉस हो जाएगा। वेट में क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो वेट में लॉस किसकी वजह से हो रहा है, वो जो नीचे से पुल कर रहा है, नीचे से जो धक्का दे रहा है, ऊपर की तरफ ऊपर उठा रहा है, उसी की वजह से तो वेट में लॉस हो रहा है। तो इसमें वेट का लॉस क्यों हो रहा है, वेट का लॉस इसलिए हो रहा है कि नीचे से ये लिक्विड है, ये क्या कर रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में इसको फोर्स लगा देता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, अपथ्रस्ट कहते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला हो गया। आप कह सकते हो लॉस इन वेट इज इक्वल्स टू अपथ्रस्ट। और निकालेंगे कैसे, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जो अपथ्रस्ट होगा वो बराबर होगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के। यानी एक बॉडी जितना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, अपथ्रस्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गया अपथ्रस्ट क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है बेटा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल थोड़ा सा टफ नहीं है, अगर एक बार समझ में आ जाए कि अपथ्रस्ट कैसे आया, कहां से आया, तो बहुत इजी है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लेकिन अगर नहीं समझोगे तो फिर टफ तो है ही, है ना। मेरे ख्याल से आसानी से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अपथ्रस्ट
और अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट ही क्या कहलाएगा, अपथ्रस्ट कहलाएगा, या आप इसी को बायंसी भी कहते हो, है ना, चाहे आप बायंसी कहिए या आप अपथ्रस्ट कहिए, दोनों एक ही बात है। समझ में आ गया, रफ करें, डेंसिटी आपको पढ़ाएं और रिलेटिव डेंसिटी पढ़ाएं, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी पढ़ाते हैं आपको। चलिए, व्हाट इज डेंसिटी एंड व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेंसिटी के बारे में, क्या होती है डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी रटते चले आते हैं, व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या है बेटा, कोई बता सकता है व्हाट इज डेंसिटी। यस, मिनिमम स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जरूरी नहीं बेटा मिनिमम को, हाँ स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है, नो डाउट ये स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है कि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी कम होगी, और मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस जितना कम होगा डेंसिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो डेंसिटी का मतलब होता है मास इन पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी डेंसिटी है, कितना मास आता है, वो क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। फॉर एग्जांपल इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो उसको कैलकुलेशन का देखिए बहुत अच्छा सा फंडा है। आपने क्या ले लिया, एक बक्सा ले लिया, आपने एक बक्सा ले लिया जो क्यूब शेप का है, कैसा है, क्यूब शेप का, और ऊपर से खुला हुआ है। आपने एक बॉक्स ले लिया क्यूब शेप का है, क्यूब शेप का मतलब कुछ ऐसा है, कुछ इस प्रकार से बॉक्स आपने ले लिया है। देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगा आपको डेंसिटी, फिर आप डेंसिटी जल्दी भूलोगे नहीं। तो देखिए भाई, ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स जो है वो ऊपर से खुला हुआ है, और ये बॉक्स जो है उसकी हर एक साइड जो है क्यूब शेप का बॉक्स है, इस शेप का बॉक्स है बेटा, क्यूब शेप का, और इसमें जो है हर साइड जो है वो 1 मीटर की है। कितने मीटर की, 1 मीटर की साइड है, हर एक साइड कितने मीटर की है बेटा, 1 मीटर की। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा बता सकते हो। अगर एक क्यूब है जिसकी हर एक साइड 1 मीटर की है, तो उसका वॉल्यूम मुझे बता दीजिए आप लोग, तो फिर मैं आगे समझा दूं बड़े अच्छे से। बताइए भाई, वॉल्यूम क्या होगा इस क्यूब का, जो ऊपर से खुला हुआ बॉक्स है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, बताओगे कोई, नहीं बताओगे, 1 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम होगा बेटा 1 मीटर क्यूब, क्योंकि अगर 1 मीटर का साइड है तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी साइड का क्यूब, और 1 इंटू 1 इंटू 1 करोगे यानी 1 मिलेगा, 1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो अब 1 मीटर क्यूब का ये जो वॉल्यूम का ब्लॉक है ना, इसमें हम जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, आपको जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी चाहिए, आप उस ऑब्जेक्ट को इसमें फिल कर दीजिए, इसमें टोटली फिल कर दीजिए, एक भी स्पेस ना बचे, यानी एक सुई की नोक के बराबर भी स्पेस नहीं बचना चाहिए, इतना आप इसको फिल कर दीजिए। और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर लीजिए, उस ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर लीजिए, उस ऑब्जेक्ट का मास कि 1 मीटर क्यूब में कितना मास आ रहा है इस ऑब्जेक्ट का। जैसे मान लीजिए हमें पेट्रोल की डेंसिटी फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स में पेट्रोल पूरा ऊपर तक फिल कर देंगे, फिर उस 1 मीटर क्यूब वाले बॉक्स में जितना पेट्रोल आया हुआ है उस पेट्रोल का हम मास मेजर कर लेंगे। तो मास मेजर करने के बाद हमें मिल जाएगी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगी बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब के किसी ब्लॉक में
जितना मास आएगा किसी ऑब्जेक्ट का वो उसकी डेंसिटी कहलाती है, वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। अब डेंसिटी कभी चेंज नहीं होगी, यानी आप 1000 किलो ले लीजिए, वॉल्यूम आप कितना भी कर लीजिए, आप 1 लीटर मान लीजिए, इसमें जो है इस क्यूब में मान लीजिए 80 लीटर पेट्रोल आ जाता है इस क्यूब में, यानी 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब के बॉक्स में 80 ग्राम या किलोग्राम, 80 किलोग्राम पेट्रोल आ जाता है, 80 किलोग्राम पेट्रोल आ जाता है 1 मीटर क्यूब ब्लॉक में। 1 मीटर क्यूब के ब्लॉक में कितना आ गया बेटा? 80 किलोग्राम पेट्रोल आ गया। तो अगर आपके पास 10 मीटर क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाए? 10 मीटर क्यूब हो जाए तो कितना पेट्रोल आएगा? 800, क्योंकि पर मीटर क्यूब में 80 केजी आता है, तो 10 मीटर क्यूब में 800 केजी आ जाएगा, यानी डेंसिटी हो गई फिक्स, डेंसिटी चेंज नहीं होती। डेंसिटी एक बार हमने कैलकुलेट कर ली तो डेंसिटी चेंज नहीं होती। कब तक चेंज नहीं होती? जब तक हम उसके टेम्परेचर में चेंज ना कर दें। अगर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो डेंसिटी चेंज हो सकती है, बट अगर हम डेंसिटी चेंज नहीं करना चाहते तो आप किस में चेंज मत कीजिए? टेम्परेचर में चेंज मत कीजिए, डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती। किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में चेंज करने पर डेंसिटी में चेंज होता है, बट अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं करते हैं तो डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं आता। तो एक चीज आपने जान ली कि 1 मीटर क्यूब में किसी ऑब्जेक्ट को हम फिल करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के मास को डेंसिटी कहा जाता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया बेटा, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास इन पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास इन पर यूनिट वॉल्यूम। लिख लोगे आप लोग? इसको लिखवाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं होगी। मास इन पर यूनिट वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? तो एसआई यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, ये इसकी एसआई यूनिट होती है, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब इसकी एसआई यूनिट होती है। समझ में आ गया डेंसिटी? अब देखिए रिलेटिव डेंसिटी, अब चढ़े रिलेटिव डेंसिटी को बात करें, क्या होती है रिलेटिव डेंसिटी? तो रिलेटिव डेंसिटी बेटा बहुत आसान है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है हमें कंपेयर करना है, डेंसिटी में कंपेयर करना है। अगर हमें कभी कंपेयर करना हो जाए कि इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी में क्या है, रेशियो है, इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी, दो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी दे दी जाए आपको और आपसे कहा जाए कि बेटा दो ऑब्जेक्ट की डेंसिटीज हैं, इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इसकी डेंसिटी कितनी है या इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इसकी डेंसिटी कितनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो रिलेटिव डेंसिटी खैर हमें सबके लिए फाइंड नहीं करना है, हमें रिलेटिव डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है? वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में। और वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी जब वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है तो वाटर की डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है और बाकी सारे टेम्परेचर पर जो मैक्सिमम डेंसिटी है उससे थोड़ा नीचे या फिर उससे थोड़ा आगे पीछे होती रहती है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? तो रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो, relative density is the ratio of density of object या substance to the density of water at 4 degree Celsius। तो relative density आप क्या लिखोगे? relative density is defined as the ratio of density of substance to the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के डेंसिटी के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी आप लिख सकते हो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। कितनी होती है बेटा 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी? बता सकता है कोई? 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, किसी को पता है? 400। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है बेटा? वाटर की डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और रिलेटिव डेंसिटी जो है, रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। रिलेटिव डेंसिटी इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, यानी रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती। जबकि डेंसिटी की यूनिट होती है बट रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, डेंसिटी की यूनिट होती है बट रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखिए, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो बेटा दोनों तो डेंसिटी है ना, ये डेंसिटी है, इसकी यूनिट होगी केजी पर मीटर क्यूब, इसकी भी यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। तो अगर केजी पर मीटर क्यूब ऊपर लिखा है, केजी पर मीटर क्यूब नीचे लिखा है, तो दोनों कैंसिल हो गए ना। दोनों की डेंसिटी, दोनों की यूनिट क्या हो गई? कोई नहीं, यूनिट 1, यानी यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती। याद रहेगा? चलिए, तो आज का काम खत्म, यानी चैप्टर का काम खत्म, चैप्टर क्लोज। अब इसके बचे हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स 2 चैप्टर के बचे हैं, ग्रेविटेशन के भी लगाने हैं और फ्लोटेशन के भी लगाने हैं, यानी हमें 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स एक साथ लगाने हैं। और 2 चैप्टर के, क्योंकि एनसीईआरटी में एक साथ दिया हुआ है, इसलिए हमने सोचा कि दोनों के न्यूमेरिकल एक साथ लगवाएंगे। तो पहले हम लोग कल से डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। पहले हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको लगवाएंगे, फिर क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बुक के क्वेश्चंस आप लोग लगाते रहिए। अगर नहीं आते हैं तो आप हमें सेंड कीजिए व्हाट्सएप पर, उसका सोल्यूशन आपको लाइव क्लास में दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग नहीं सेंड करते हो तो मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कल से मैं स्टार्ट कर दूंगा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बताना। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत? समझ में आ गया आज का टॉपिक? 3 टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ लिया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर है? चैप्टर क्लोज है बेटा। अब हम नेक्स्ट क्लास से न्यूमेरिकल्स पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर के। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।